सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंश स्मार्ट क्लासेज में। तो आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट 2022 सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स और भी हुआ करते थे 2016 के सिलेबस में, पर अभी उनको हटा दिया गया है। अब उनको हटाने से क्या हुआ सर? उनको हटाने से इंस्टीट्यूट के पास प्रैक्टिकल टॉपिक्स कुछ कम हो गए, तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जो है इसके आने के चांसेस और थोड़े से बढ़ गए हैं। हालांकि पहले भी ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है और इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली 12 से 16 नंबर का पूछा जाता है और बड़ा ही इजी टॉपिक है। तो ये 12 से 16 नंबर आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, हमने हमारे मॉड्यूल में जो हमारा वॉल्यूम 2 है इसके अंदर मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे इनकॉर्पोरेट किए हैं। उसके साथ पिछले 10 से भी ज्यादा अटेम्प्ट, मान लीजिए 15 अटेम्प्ट तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है। मतलब कि मोर देन इनफ सफिशिएंट मटेरियल है हमारा वॉल्यूम 2। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑडिट है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या, वो क्यों पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बात करते हैं हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट की कि सर कॉस्ट ऑडिट में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्यों? तो देखिए, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जो है वो हमारी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का एक पार्ट है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कल को कॉस्ट ऑडिट करते हैं तो हमें वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बना के और उसके साथ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ उसको अनेक्जर के रूप में लगाना होगा, राइट? तो दैट्स व्हाई हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो ये तो बात हुई कि हमें वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पढ़ना क्यों है, राइट? अब बात करते हैं कि सर होता क्या है ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, राइट? देखिए आप सबने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम तो सुना ही होगा। अगर मैं कहूं कि क्या आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम सुना है, बताओ, सुना है क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम? कॉस्टिंग में, एफएम में बहुत जगह सुना होगा, राइट? यस सर। अकाउंट्स में बहुत जगह सुना है, यस सर सुना है। क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल टर्म में पूछूं तो क्या मैं ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकता हूं? यस सर, ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जा सकता है, राइट? ओके, तो सर फिर वैल्यू एडेड में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या कोई फर्क है? तो बिल्कुल फर्क है, आइए देखते हैं। तो एक तरफ हमने लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच मींस ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे बिजनेस ने कितना वैल्यू एडिशन किया है। अब कितना वैल्यू एडिशन किया है इसका मतलब क्या हुआ सर? किसके लिए? आप किसके लिए पूछ रहे हैं हमसे? जब मैं आपसे पूछूं कि बताओ जी आज तक आपने क्या किया अपनी जिंदगी में, तो आप ये पूछ सकते हैं ना कि सर किसके लिए बोलना चाह रहे हो आप? खुद के लिए? तो फिर आप खुद के लिए बताएंगे कि आपने खुद के लिए क्या किया। अगर मैं कहता हूं कि बताओ जी पेरेंट्स के लिए क्या किया, तो फिर आप ये बताएंगे कि आपने पेरेंट्स के लिए क्या किया। मैं बोलता हूं बोलो जी आपने अपने दोस्तों के लिए क्या किया, तो फिर आप ये बताएंगे कि आपने दोस्तों के लिए क्या किया, राइट? यस। तो वैसे ही जब हम बोल रहे हैं कि बताइए जी आपका क्या वैल्यू एडिशन है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना बड़ा इंडिया है, उसमें इतने सारे जीडीपी हमारी जो है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है, उसमें आपका क्या योगदान है, आप क्या कर रहे हैं? तो हम कहेंगे सर हमने वैल्यू एडेड की। बोले किसके लिए और कितनी, वो बताइए, राइट? तो ये जो वैल्यू एडेड है ये कुछ लोगों के लिए होती है। अब सर कुछ लोगों के लिए होती है मतलब अभी बताते हैं डिटेल में, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूं। तो देखिए 5 लोगों के लिए हम जब वैल्यू एडिशन निकालते हैं तो उसे हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। सर मतलब
मतलब ये सुनिए, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे एक बात बताइए। जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर हम सेल्स लेते हैं, राइट। क्या करते हैं हम जनरली, देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे कि सर हम सेल्स लेते हैं, राइट। इसमें सर हम कोई और खर्चा है, ठीक है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, मान लो वेरिएबल कॉस्ट हमने कम कर दी तो सर वो हम लेस कर देते हैं। फिर सर हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट को छोड़ के। तो सर हमारे पास EBIT आ जाता है एक तरीके से, राइट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ अब हम इसमें से इंटरेस्ट कटाते हैं, फिर हम इसमें से टैक्स कटाते हैं, तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ जाता है। पर वहां तो हमें जाना ही नहीं है, हम तो बात ही किसकी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब सर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किस किस का हिस्सा है आप ये बताइए मुझे। तो सर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक तो इंटरेस्ट वालों का हिस्सा, मतलब जिससे हमने लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म, उसका हिस्सा है। एक इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें से क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। बताओ, अगर एक कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट आपको देती है कि भैया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, और आपसे मैं पूछूं कि बताओ जी इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किस किस का हक है, तो क्या आप बोलेंगे कि सर इसमें जो मनी प्रोवाइडर है, जो फाइनेंस प्रोवाइडर है, उनका हक है। यस सर। क्या गवर्नमेंट का हक है? यस, क्योंकि ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, राइट। क्या इसमें शेयर होल्डर का हक है? हाँ सर, शेयर होल्डर मालिक है, उनका भी हक है, राइट। और क्या इसमें एंटिटी का मतलब जिसके लिए आपने ये कैलकुलेशन की है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की कैलकुलेशन की है वो, ठीक है। कैसे? सर देखो, जो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, राइट। इसी में से तो मिलेगा, EBIT में से तो मिलेगा ना भाई। EBIT में से इंटरेस्ट मिल जाएगा किसको, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को। गवर्नमेंट को मिल जाएगा टैक्स, शेयर होल्डर को मिल जाएगा डिविडेंड। तो बताओ एंटिटी को क्या मिलेगा, बताइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एंटिटी को क्या मिलेगा, तो सर इसे मिलेगा रिटेन्ड अर्निंग। क्या मिलता है इसे, रिटेन्ड अर्निंग। मतलब ये कि जितना प्रॉफिट कंपनी कमाती है, आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं, क्या पूरा शेयर होल्डर में बांट देती है? नहीं सर, थोड़ा खुद के पास रख लेती है इन फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो कंपनी का हिस्सा है ना, तो उसी को तो रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, राइट। तो यस, EBIT में सर इतने लोगों का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं आसान भाषा में कि EBIT का मतलब इन सब लोगों का प्रॉफिट, तो चलेगा? यस। ऐसे ही जब हम वैल्यू एडेड की बात करते हैं तो वैल्यू एडेड में हम 5 लोगों का प्रॉफिट निकालते हैं, समझ रहे हैं। वैल्यू एडेड में हम 5 लोगों के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यहां पे देखिए, अब एक तरीके से चलो मैं बोलूं तो 4 लोगों के लिए हमने कैलकुलेट किया। हमने प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स और एंटिटी, इसके लिए कैलकुलेट किया। और जब हम वैल्यू एडेड निकालेंगे तो हम 5 लोगों के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा वो इससे डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू एडेड को अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आगे हम निकालेंगे वैल्यू एडिशन। क्यों निकालेंगे वो आपको बता दिया है। सर क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और वैल्यू एडेड में यही डिफरेंस है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 लोगों के लिए होता है और जबकि वैल्यू एडिशन 5 लोगों के लिए होता है? तो सुनिए, यस ये डिफरेंस तो है ही है, पर एक और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब हमने EBIT निकाला, जब हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला, तब भी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तब भी हमने ऐसे कुछ चीजों को यहां पे लेस कर दिया। कहां पे? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में से लेस कर दिया, जो कि इनके हिस्से में आनी थी, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे, आइए बताते हैं। मुझे एक बात बताइए, लोकल टैक्सेस नाम सुना आपने? लोकल टैक्सेस जिसको आप रेट्स एंड टैक्सेस भी बोलते हैं, तो रेट्स एंड टैक्सेस बोल दीजिए, लोकल टैक्स बोल दीजिए, म्युनिसिपल टैक्स बोल दीजिए, ऐसे टैक्स जो कि आप गवर्नमेंट को देते हैं, राइट। तो देख, क्या वो हमारे लिए वेरिएबल खर्चे हैं? यस। तो हमने उनको वेरिएबल कॉस्ट में से कम कर दिया है, वो EBIT तक पहुंचे ही नहीं है, राइट। पर वो भी तो हमने गवर्नमेंट को दिया है, राइट। पर वो यहां पे गवर्नमेंट वाले हिस्से में क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है,
समझ गए? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का जो पर्पज होता है वो ये होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बोला है आपको। इसका पर्पज होता है हमारा खुद का प्रॉफिट निकालना, ठीक है? तो इसके लिए हम खुद के ओरिएंटेड, मतलब कि ऑनर और ऑर्गेनाइजेशन के ओरिएंटेड होके कैलकुलेशन करते हैं, तो दैट्स वाई हमारा फोकस इस पे नहीं होता है। पर वैल्यू एडेड में हमारा फोकस प्रॉफिट निकालना है ही नहीं, हमारा फोकस ही क्या है, इन 5 लोगों के लिए वैल्यू एडिशन निकालना। वैल्यू एडिशन का मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरे साल भर में इन 5 के लिए क्या क्या कमाया वो निकालना है। समझ रहे हैं? आइए, तो कौन है सर ये 5 लोग? ठीक है, तो आइए अब मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है। यस, तो अब इन 5 लोगों को ध्यान से समझिएगा और यही हमारा आगे का बेसिस बनेगा। सबसे पहला है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और वो है हमारे एम्प्लॉइज, राइट? एम्प्लॉइज का जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और समझना होता है और वो होता है डायरेक्टर्स। तो सर क्या डायरेक्टर्स एम्प्लॉय होते हैं? तो सर अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हैं, ठीक है, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर है तो यस आपको भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, राइट? तो पहले पर्सन के रूप में हम एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को ले रहे हैं। दूसरे पर्सन के रूप में हम ले लेते हैं, चलो सर, गवर्नमेंट को, कि आप गवर्नमेंट को क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है? तीसरे पॉइंट पे हम ले लेते हैं सर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, आपको जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं उनको ले लेते हैं। 5वें नंबर पे सर मैं ले लेता हूं शेयर होल्डर्स, ठीक है? और 6ठे नंबर पे मैं ले लेता हूं, अच्छा थोड़ा सा इंक हल्का कर दूं क्या मैं, ठीक है, ये ले लेता हूं मैं एंटिटी, ठीक है? तो ये मैंने एंटिटी ले लिया है। तो ये 5 लोग हैं जिनके लिए हमें यहां पे वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है, राइट? ओके, कैसे करना है पहले उसकी बात करता हूं, फिर वापस इस पॉइंट पे रिवर्ट आऊंगा आपके पास में, ठीक है? आइए सुनते हैं। तो साथ ही साथ हम फॉर्मेट भी बना लेंगे, पर उस फॉर्मेट में आपको किन बातों पे विशेष ध्यान देना है वो ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फॉर, जो भी कंपनी होगी उसका नाम और ईयर लिख देंगे, फॉर एक्स लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस, जो भी होगा वो लिख देंगे, राइट? ओके, शुरुआत कहां से करेंगे? तो सर हमें तो वैल्यू एडेड निकालना है, इट मींस कि इन 5 का जो हिस्सा है वो कैलकुलेट करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं नेट सेल्स, ठीक है? सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, नेट सेल्स। अब कई बच्चे बोलेंगे सर पहले थोड़ा और समझा दो, आप सीधे ही फॉर्मेट बना रहे हो। देखिए मैं फॉर्मेट के साथ साथ चीजें और समझाऊंगा आपको ताकि बेटर क्लियरिटी आए, ठीक है? आइए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट सेल्स, ओके, डन। अब नेट सेल्स में हम ऐड करेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है? क्या ऐड करेंगे, अदर ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब सर साल भर में हमने ये सारी रेवेन्यू की, इतना पैसा आया, इट्स नॉट प्रॉफिट, ये हमारी इनकमिंग है, ठीक है? अब इसमें से कुछ पैसा हमारा जाएगा भी, पर हमें चाहिए कि इन 5 लोगों का जो प्रॉफिट है वो तो हमें चाहिए। तो इसका मतलब इन 5 के अलावा किसी को दिया तो वो लेस कर देते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं bought out material and सर्विस, या ऊपर लिख दो कॉस्ट ऑफ bought out मटेरियल एंड सर्विसेज। मतलब कि हम अगर कोई बाहर से मटेरियल लेके आए, अगर हमने बाहर से कोई सर्विस ली, तो वो सब यहां से आप लेस कर दीजिए। वाई लेस क्यों कर देंगे, तो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से।
अगर मैं बाहर से मटेरियल लेके आया तो क्या वो एम्प्लॉय का है? नहीं। क्या वो गवर्नमेंट का है? नहीं। क्या वो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का है? नहीं। क्या वो शेयर होल्डर्स का है? नहीं। क्या वो एंटिटी का है? नहीं। मतलब उसका पेमेंट हमें किसी और को करना है, तो हमें तो इन पांचों का पेमेंट पता करना है। तो पहले उन बाहर वालों का हिसाब खत्म करो ना आप। जब आप इन पांचों के अलावा सबका हिसाब खत्म कर दोगे तो जो अमाउंट बचेगा वो किन का? इन पांचों का। इतनी सी तो बात है भाई। अगर आपके पास 100 रुपए आते हैं और आप उसमें जो 6 लोगों का हिस्सा है पर आपको चाहिए सिर्फ 4 लोगों का हिस्सा, तो पहले 2 का पेमेंट कर दो, जो बचेगा वो उन 4 लोगों का हिस्सा हो जाएगा। तो वैसे ही हम बाहर से अगर कोई मटेरियल लेके आए और बाहर से हम कोई सर्विस लेके आए तो उसके लिए पेमेंट कर दीजिए पहले, ठीक है। जैसे ही आप उनके लिए पेमेंट करेंगे, जैसे ही आप उनके लिए पेमेंट करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो होगा आपका वैल्यू एडेड। लो जी, बताओ इससे आसान चैप्टर हो सकता है क्या कोई? और बोलो कितने नंबर का चैप्टर है सर? कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, बताओ। यस, तो इसको हम क्या बोल देंगे? वैल्यू एडेड। क्यों? क्योंकि अब जो ये फिगर निकल के आई है इसमें इन पांचों का हिस्सा है, राइट? ओके, फिर भी और सुनिए अभी कि सर हमने ऊपर लिखा अदर ऑपरेटिंग इनकम, तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई तो भी ऑपरेटिंग होगी तो हम यहां जोड़ देंगे। सेल्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अगर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई तो उसका क्या करना है? तो यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो आपको यहां पे ऐड करना है अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर इसको हमने पहले ऐड क्यों नहीं किया? तो सुनिएगा, क्यों ऐड नहीं किया उसका जवाब यह है कि सर हम ये जानना चाह रहे थे कि हमने हमारे बिजनेस से मतलब कि हमारी जो कोर एक्टिविटी है उससे इन पांचों के लिए कितना अर्न किया, जबकि ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये हमारी कोर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। तो इससे हमने कमाया तो है पर वो कोर एक्टिविटी से नहीं है, दैट्स वाई हमने उसको पहले एड ऑन नहीं किया, राइट? तो जैसे ही आप ये इनकम यहां पे ऐड ऑन करेंगे तो जो टोटल फिगर आएगी उसको हम बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सर इतना तो हमने वैल्यू एडिशन किया कोर एक्टिविटी से, इतना हमारे पास आया नॉन कोर एक्टिविटी से मतलब कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और जब उनको हम जोड़ देंगे तो इतना अमाउंट हमारे पास टोटल है जो हम इन पांचों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी सर इन्हीं पांचों में है? बिल्कुल इसी पांचों में है, पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं है, दैट्स वाई उसको वैल्यू एडेड में नहीं लिया गया है। ओके, डन। बताओ आई बात समझ में? यस, बिल्कुल समझ में आई। तो अब सुनिए आगे कि सर मान लेते हैं, एक एग्जांपल डाल देता हूं कि सर मान लीजिए मेरी सेल थी 100 रुपए, मेरा ये खर्चा था 20 रुपए और मेरा ये आया 80 रुपए। इट मीन्स कि मुझे इस 80 रुपए का जो बंटवारा है वो इन सब में करना है, इन पांचों लोगों में करना है, राइट? यस। तो सर इन पांचों लोगों में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आएगी और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं आएगी? तो ध्यान दीजिएगा। आइए मुझे एक बात बताइए, आप एम्प्लॉय को क्या क्या चीजें देते होंगे? मतलब आपके P&L में या आपके इनकम स्टेटमेंट में ऐसे क्या क्या आइटम हो सकते हैं जो आपको लगता है कि ये तो एम्प्लॉय का बनता है? क्या मैं सैलरी लिख दूं कि अगर हमारे इनकम स्टेटमेंट में सैलरी लिखी है इसका मतलब एम्प्लॉय का हिस्सा है वो। अगर वेजेज लिखा है तो वो भी एम्प्लॉय का हिस्सा है। अगर, अब देखना ये तो बहुत इजी था ना, अब कुछ थोड़ा सा टफ होता रहेगा कि सर अगर इसके अलावा बोनस लिखा है तो वो भी एम्प्लॉय का हिस्सा है। स्टाफ वेलफेयर, अब यहां से देखते हैं, अब स्टाफ वेलफेयर लिखा है तो वो भी एम्प्लॉय का हिस्सा है। पीएफ प्रोविडेंट फंड लिखा है तो प्रोविडेंट फंड लिखा है तो वो भी एम्प्लॉय का हिस्सा है। ग्रेच्युटी लिखा है तो
तो वो भी एम्प्लॉय का हिस्सा है। होता है ना ऐसा कि हमारे पेंडल में लिखा है या इनकम स्टेटमेंट में लिखा है कि इतनी सैलरी पे, इतना वेजेस पे, इतना पीएफ कंट्रीब्यूशन, इतना ये, तो अच्छा पीएफ में कौन सा, एम्प्लॉयर वाला, क्योंकि हम तो वही दे रहे हैं ना, एम्प्लॉय का खुद का काट के उसको ही पेमेंट दे रहे हैं, तो वो तो हमारी तरफ कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। तो अगर हम सैलरी, वेजेस, बोनस, स्टाफ वेलफेयर, पीएफ कंट्रीब्यूशन या ग्रेच्युटी, ऐसा कोई पेमेंट अगर हम एम्प्लॉय को कर रहे हैं तो वो सब कहां जाएगा, वो सब वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय। देखो मेरा वर्ड सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय, कि हमने इस साल, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल एम्प्लॉय के लिए इतनी वैल्यू ऐड करी है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ आप, ठीक है, कि हमने जब यहां पे ये कॉस्ट ऑफ बोट आउट मटेरियल एंड सर्विसेज की कॉस्ट कम करी, तो क्या हमने यहां पे सैलरी कम की? बोलो, सोच समझ के बोलना। जब हमने यहां पे लिखा कॉस्ट ऑफ बोट आउट मटेरियल एंड सर्विसेज को लेस करना है, तो सैलरी को, वेजेस को, बोनस को, स्टाफ वेलफेयर को, पीएफ को, ग्रेच्युटी को, क्या इन सब को मैंने वहां पे लेस किया होगा? आंसर इज नो। ठीक है, हम उनको वहां पे लेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने उनको वहां पे लेस कर दिया तो फिर ये जो वैल्यू एडेड है इसमें उनका हिस्सा कहां से आया? वो तो अपना हिस्सा लेके चले गए ना पहले, समझ रहे? तो इसका मतलब इन पांचों से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हम वहां पे लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तभी तो वो हिस्सा वैल्यू एडेड में आएगा। अगर हमने वहीं से लेस कर दिया तो फिर वैल्यू एडिशन में आपका हिस्सा कहां से आया? राइट, ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ, डायरेक्ट रेम्युनरेशन भी लिख देता हूं। देखिए, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये सब किसके लिए बेटा? एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स के लिए हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसमें स्टूडेंट्स के बहुत डाउट आते हैं। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा इस क्लास में कि ऐसा पढ़ा दें कि आपके कोई डाउट आए ही नहीं। ठीक है, ओके। देखिए, गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट को हम देते क्या है सर? गवर्नमेंट को हम देते हैं टैक्सेज। गवर्नमेंट को क्या देते हैं हम? टैक्सेज ही तो देते हैं। अब टैक्सेज में कौन से टैक्स देते हैं? तो सर देखिए, टैक्सेज में हम जो गवर्नमेंट को देते हैं वो दो तरीके के टैक्स देते हैं। एक टैक्स देते हैं हम रिकवर्ड टैक्स, एक तो टैक्स देते हैं कौन से? रिकवर्ड टैक्स, और एक हम देते हैं ओनली टैक्स। ठीक है, अब रिकवर्ड टैक्स और ओनली टैक्स में क्या फर्क है सुनिएगा। सर रिकवर्ड टैक्स वो है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं पर किसी और से ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको जैसे कि जीएसटी, क्या हम जीएसटी अपनी जेब से देते हैं? नहीं सर, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और उधर किसी और से ले लेते हैं, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर से ले लेते हैं। ऐसे ही बात करें तो इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं? यस, पर क्या वो हम किसी से रिकवर कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो टैक्स में आ गया। इसके अलावा बात करें लोकल टैक्स, तो आप जो अपने लोकल नगर निगम या जो भी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, उनको जो आप टैक्स देते हैं, क्या वो आप किसी से रिकवर कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, उसको भी किसी से रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके अलावा आपने ये जो पढ़ते हैं अपन रेट्स एंड टैक्सेज, तो रेट्स एंड टैक्सेज भी लोकल टैक्स ही है, तो क्या वो हम किसी से रिकवर कर सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, तो अब सुनिएगा मेरी बात को। आपको ये पूछा गया कि सर बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, ध्यान से सुनिएगा, बताइए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल में गवर्नमेंट के लिए क्या कमाया? तो बताइए, रिकवर टैक्स कमाया आपने या ये जो टैक्स है इधर वाले ये कमाया आपने? बताओ, रिकवर टैक्स कमाए या ये कमाए? तो सर ऑब्वियस सी बात, हमने ये कमाए हैं। रिकवर टैक्स में तो हमारा क्या रोल है? हम तो बस पोस्टमैन है, इधर कंज्यूमर से लिया तो गवर्नमेंट को दिया, तो पे करने वाला तो कंज्यूमर है, हम थोड़ी है।
तो जो टैक्सेज, ध्यान से सुनिएगा, जो टैक्सेज हम गवर्नमेंट को देते हैं, मतलब वो हमने किसी से लिए नहीं, हमारी जेब से हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो ही हमारी तरफ से गवर्नमेंट के लिए वैल्यू एडिशन है। ठीक है, तो जब आप बात कर रहे हैं ना टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए वैल्यू एडिशन, तो उसमें सिर्फ आप इन टैक्स को शामिल करेंगे, रिकवर टैक्स को शामिल नहीं करेंगे। ओके, तो अब मुझे बताइए, इनकम टैक्स, लोकल टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस और प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या मैं इन सारे टैक्सेस को वैल्यू एडिशन निकालते टाइम पे यहां पे लेस करूंगा या नहीं? बताओ, क्या मैं इन सारे टैक्सेस को लेस करूं या नहीं करूं? आंसर इज नो, नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? अरे अभी तो बताया, इन पांचों से रिलेटेड खर्चा लेस नहीं करना है। समझ गए? तो यस, हम भी इन पांचों से रिलेटेड ये जो इधर वाले टैक्सेस जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये वाले लेस नहीं करेंगे। ओके, तो सर जीएसटी का क्या करेंगे? हाँ अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर जीएसटी का क्या करेंगे? ये तो आपने बता दिया कि लेस नहीं करने हैं। जीएसटी का क्या करेंगे? रिड्यूस्ड फ्रॉम सेल्स, क्या करना है? सेल में से कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पे वर्ड लिखा है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स का मतलब है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, डन। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। मैं यहां पे समझा दूं, तो कि ऐसे तो लंबा चार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या सर? सर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि जो हमें फंड देता है, नॉन इक्विटी फंड, इक्विटी को साइड कर दीजिए आप, तो जो हमें फंड देता है, तो मैं लिख देता हूं वरना आप आगे जाके हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉन इक्विटी फंड, तो जो हमें नॉन इक्विटी फंड देता है, उस फंड पे हम जो उसको पे करेंगे, वो सारा हमारे लिए क्या है? प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के लिए किया गया पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, यस सर, इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेंगे। और क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है, राइट। अब मेरा एक सवाल आपसे, वर्किंग कैपिटल लोन, आप बताइए, वर्किंग कैपिटल लोन यहां पे लूं या नहीं लूं? वर्किंग कैपिटल लोन को मैं यहां पे लूं या नहीं लूं? मतलब वर्किंग कैपिटल लोन, ओवरड्राफ्ट लिमिट, सीसी लिमिट, इन पे भी तो इंटरेस्ट लगता है, तो क्या वो भी प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का हिस्सा है या नहीं? ये जानना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत आएगी। तो देखिए, नो, वो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहां पे हम लेते हैं ओनली लॉन्ग टर्म। क्या लेते हैं? ओनली लॉन्ग टर्म। सर मतलब एक बार बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, ईबीआईटी, पढ़ा था क्या? तो ईबीआईटी जब आपने पढ़ा होगा, इतनी बार पढ़ चुके हो आप, तो ईबीआईटी बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं? जब हम ईबीआईटी बोलते हैं तो हम कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की, जो मतलब लॉन्ग टर्म फंड पे लगता है उस इंटरेस्ट की, या उसमें सारे इंटरेस्ट आ जाते हैं? सोचो भी। सोचो, सिर्फ लॉन्ग टर्म आते हैं? ओके, दोनों आ जाते हैं। ओके, और तो यस, जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं, तो ये जो आई है ना, दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। समझ गए? वर्किंग कैपिटल लोन, फंड, जो बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट, ये नहीं आते हैं। इनका इंटरेस्ट तो हमारे लिए रूटीन का खर्चा है, तो उसको तो हम खर्चे के रूप में ही लेस करते हैं। समझ गए? यस, तो यहां पे भी हम बोल देंगे एक्सक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट, वर्किंग कैपिटल लोन। इट मीन्स
कि ये चीजें तो हमारे लिए हैं रेगुलर एक्सपेंस और ये हमारे लिए हैं प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो हमारे रूटीन के लोन है, जो रूटीन के काम में आते हैं, डे टू डे वर्किंग में काम आते हैं, वो तो हमारे लिए रूटीन खर्चा है। और जो फंड हमारे लिए लॉन्ग टर्म लिए हुए हमने, वो हमारे लिए क्या है? प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब जब हम वैल्यू एडिशन निकाल रहे होंगे तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को लेस करेंगे? आंसर इज नो, उनको लेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के हिस्से में जाएगा। जबकि ये लोग तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है ही नहीं, ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, वर्किंग कैपिटल लोन, तो ये खर्चे में चला जाएगा। बोलो, आती है बात समझ में यहां तक? कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, पढ़ लिया भाई? नो प्रॉब्लम? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। देखिए, बार बार देखते रहिए चीजों को ताकि चीजें क्लियर होती रहे। मैं एक बार थोड़ा सा जूम आउट करके क्लियर करता हूं, ठीक है? देखिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जब हम बना के देते हैं तो उसके एक एनेक्जर के रूप में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी अटैच होता है, ठीक है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम निकालते हैं, हमने कंपैरिजन किया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो ईबीआईटी जब हम निकालते हैं तो हम सारी इनकम माइनस जो भी खर्चे लगे होते हैं वो लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ईबीआईटी आ जाता है। इसमें हम इंटरेस्ट और टैक्स कम नहीं करते, तो उसको हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जबकि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि देखो, प्रॉफिट छोड़ो, आप निकालिए 5 लोगों के लिए आपने क्या अर्न किया, क्या वैल्यू एडिशन किया। तो 5 लोगों में एम्प्लॉय है, डायरेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, शेयर होल्डर्स है और एंटिटी है, राइट? तो सबसे पहला जो नंबर हमारा यहां पे आया था वो आया था एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉय को हम क्या क्या देते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? बात करें अपन तो सर हम सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, पीएफ, ग्रेचुटी और ये सब चीजें हम देते हैं, राइट? तो उन सब चीजों को खर्चे में ना डाल के, ध्यान से सुनिए, उन सब चीजों को खर्चे में ना डाल के वैल्यू एडेड का पार्ट बना दीजिए और बाद में हम उस वैल्यू एडेड को इसमें बांट देंगे। ऐसे ही सिमिलरली हमने कहा कि गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं? तो सर गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं। तो टैक्स में कौन से टैक्स देते हैं? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट यहां पे हमने समझा कि सर टैक्स में 2 तरीके के टैक्स है। एक जो हम किसी से लेके देते हैं, पर क्योंकि वो हमने नहीं कमा के दिया इसलिए वो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने वैल्यूएडिशन किया है, तो दैट्स वाई हम उसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। पर जो टैक्स गवर्नमेंट को हमने हमारी जेब से दिए हैं, वो सारे टैक्स के लिए हम बोलेंगे कि यस, हमने गवर्नमेंट को ये टैक्स दिया है, ठीक है? तो वो भी वैल्यू एडिशन का एक हिस्सा बन जाता है। मतलब उसे एक रेगुलर खर्चे की तरह लेस नहीं करना, उसको वैल्यू एडिशन में रखिए, बाद में हम उस वैल्यू एडिशन को बांट देंगे, ठीक है? तीसरे नंबर पे हमने कहा प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस में हमने कहा कि मतलब जो हमें पैसा देते हैं, फंडिंग देते हैं ताकि हम बिजनेस चला सकें। तो सबसे पहले तो हमने इसमें यह कहा कि नॉन इक्विटी फंड की बात कीजिए सर, क्योंकि इंटरेस्ट की बात नॉन इक्विटी फंड पे ही आती है, ठीक है? दूसरा, उन फंड की बात कीजिए जो लॉन्ग टर्म में आते हैं। लॉन्ग टर्म वाले लोगों को तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये हमारे फाउंडर वो है, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, इन लोगों ने हमें फाइनेंस कर रखा है। पर जो रूटीन के खर्चों के लिए हम मान लो किसी को उधार में माल खरीद लिया अपन ने, ऐसे तो वो भी हमारे लिए प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस हुआ, पर हम उसको नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि वो रूटीन का काम है। तो वर्किंग कैपिटल लोन लिया, रूटीन का काम है। बैंक ऑफ ड्राफ्ट लिया, रूटीन का काम है। सीसी लिमिट ली, रूटीन का काम है। तो उन्हें तो हम एक रूटीन के खर्चे के रूप में रखते हैं ना, उनको हम क्यों लेके आए यहाँ पे, राइट? तो उनको तो हम खर्चा मानेंगे और उनको हम कॉस्ट ऑफ बोट आउट मटेरियल एंड सर्विसेज में से लेस करते हैं, मतलब वहीं पे लेस कर देंगे उनके साथ ही, ठीक है? जबकि लॉन्ग टर्म वालों को हम जो पेमेंट करेंगे वो हमारे प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, तो उसे हम रूटीन के खर्चे की तरह लेस ना करके उनको हम वैल्यू एडिशन का हिस्सा बनाएंगे, राइट? तो सिंपली इनको हम वैल्यू एडिशन में लेस नहीं करेंगे, नॉट डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू एडिशन, राइट? चलिए, फोर्थ कौन है सर? तो हमारे जो फोर्थ पर्सन है वो कौन है जिनके लिए हम वैल्यू एडिशन निकाल रहे हैं? तो फोर्थ पर्सन के रूप में है बेटा शेयर होल्डर्स। तो बताइए, हम पूरे साल में शेयर होल्डर्स के लिए क्या अर्न करते हैं, वो उनको हम क्या देते हैं? तो सर शेयर होल्डर को हम देते हैं डिविडेंड,
शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं? डिविडेंड। और क्या देते हो? बस डिविडेंड ही तो देते हैं सब। तो यस, तो शेयर होल्डर के लिए जो हमारी तरफ से वैल्यू एडिशन है वो होगा डिविडेंड। ठीक है, अब पांचवा बच गया सर लास्ट, एंटिटी। तो बताइए एंटिटी के लिए आप पूरे साल में क्या अर्न करते हैं? बोलिए, एंटिटी के लिए आप पूरे साल में क्या अर्न करते हैं? तो सर मैं एंटिटी के लिए अर्न करता हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था एक पॉइंट, रिटेन्ड अर्निंग बताया था ना? यस, तो सर मैं एंटिटी के लिए रिटेन्ड अर्निंग अर्न करता हूं। और कुछ बताओ, जब आपका बिजनेस चलता है तो क्या ऐसा कोई और अमाउंट है, ऐसी कोई और चीज है जो बिजनेस के पास रह जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास रह जाती है? ऐसा कुछ है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रह जाता है? आंसर इज यस। तो वो है क्या? डेप्रिसिएशन। क्या है वो? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे? अरे भाई डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है। बिल्कुल होता है सर। तो अगर डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो वो आप किसको दोगे? किसी को नहीं दोगे, पर आप प्रॉफिट में से तो कम कर देते हो, तो वो बचेगा किसके पास? एंटिटी के पास। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके का सीक्रेट रिजर्व होता है, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन एक तरीके का सीक्रेट रिजर्व होता है, तो वो एंटिटी के पास ही रहता है। तो दैट्स वाई वो है वैल्यू टुवर्ड्स एंटिटी, राइट। तो ये है 5 लोग और उनसे जुड़े हुए कुछ पेमेंट्स कि ये इसमें आते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, मैं दोबारा उस पे आता हूं, वापस फॉर्मेट पे आते हैं कि सर वैल्यू एडिशन निकालते टाइम पे आपको इनकम तो लेनी है, जैसे आपने सेल्स ले लिया, ऑपरेटिंग इनकम ले ली, और उसमें से इन पांचों के वैल्यू एडिशन को छोड़ते हुए बाकी जो भी खर्चे हैं उन सबको लेस कर दीजिए। मतलब रिटेन अर्निंग लेस मत कीजिए, डेप्रिसिएशन लेस मत कीजिए, डिविडेंड लेस मत कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन लेस मत कीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस मत कीजिए, ठीक है, इनकम टैक्स मत लेस कीजिए, लोकल टैक्स नहीं लेस करना है, रेट्स ऑन टैक्सेस लेस नहीं करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस नहीं करना है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, ग्रेच्युटी, बोनस, वेजेस, स्टाफ वेलफेयर, ये सब कुछ लेस नहीं करना है, ठीक है। इनके अलावा जो कुछ भी खर्चा बच रहा है वो सब यहां पे आप लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो सोचो अगर आपने 100 रुपए की सेल की और उसमें इन पांचों को छोड़ के बाकी जो खर्चे 20 रुपए के वो हटा दिए, तो जो 80 रुपए आपके पास बचे, क्या उस 80 में इन पांचों का हिस्सा है? आंसर इज यस। और उसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन। बोलिए क्लियर है पॉइंट? तो यस, ये है आपका वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो ये तो हुई बात, कॉन्सेप्चुअल बात कि किसको वैल्यू एडिशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो सर जब हम वैल्यू एडिशन निकाल लेंगे, ठीक है, जब आप वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर लोगे तो क्या उस वैल्यू एडिशन को आपको शो भी करना होगा क्या? एक सेकेंड, बताओ, जब आप वैल्यू एडिशन निकाल लोगे तो क्या आपको ये शो भी करना होगा कि उस वैल्यू एडिशन में किसका कितना हिस्सा है? क्योंकि वैल्यू एडिशन तो 5 लोगों का है ना टोटल, तो इन 5 में कितना कितना किस किस का हिस्सा है, क्या हमें ये भी शो करना होगा? आंसर इज यस, हमें ये भी शो करना पड़ेगा अगर एग्जामिनर ने हमसे पूछा है तो। कैसे शो करना है वो भी अभी बताऊंगा, आइए चलो बता ही देता हूं साथ में। तो एक और स्टेटमेंट आपको यहां पे बनाना पड़ेगा, पर ये स्टेटमेंट तभी बनाना है जब क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया हो। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो आप ये स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। कैसे? आइए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। कि आपने जो वैल्यू एडिशन निकाला उसको बांट दीजिए। कैसे? तो हम देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू एडिशन, तो पहले तो हमने लिख दिया वैल्यू एडिशन। अब यहां पे हम स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को आपने जो कुछ दिया, सैलरी, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, वो सब कुछ आप यहां पे लिख दीजिए। इसी में मैं बोल देता हूं डायरेक्टर भी, क्योंकि मैं डायरेक्टर और एम्प्लॉय को एक ही मेजर हेड में लेके चल रहा हूं, राइट। दूसरा आप यहां पे लिख दीजिए
गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को आपने जो भी दिया, ठीक है, दूसरा आप लिख दीजिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को आपने जो भी दिया वो सब यहाँ पे लिख दीजिए, तो टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो जो भी आपने टैक्सेस अपनी जेब से दिए हैं वो सब यहाँ पे आप टोटल करके लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा हमने कहा टुवर्ड्स प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को आपने जो कुछ भी दिया वो सब कुछ ऐड ऑन करके यहां लिख दीजिए। चौथा हम कहते हैं टुवर्ड्स शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को आपने जो भी डिविडेंड वगैरह दिया वो सब यहां लिख दीजिए। एंड लास्ट वन इज लास्ट वन इज टुवर्ड्स एंटिटी, तो एंटिटी के लिए जो आपने अर्न किया वो सब यहां लिख दीजिए। और ये जो टोटल है ये आपका किसके बराबर आना चाहिए बताओ, तो ये आपका टोटल आना चाहिए अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तब तो ये, और अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी तो ये वैल्यू आपके किसके बराबर आ जाएगी, वैल्यू एडेड के बराबर। क्यों, क्योंकि वैल्यू एडेड वही तो चीज है, वैल्यू एडेड में हम अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देते हैं तो अर्निंग अवेलेबल आ जाती है, राइट, यस। तो अगर आपके पास अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो तो आप इसको बांटेंगे, और अगर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो आप इसको बांटेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट, यस। तो ये टोटल आपका इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहा है इट मींस आपकी कैलकुलेशन ठीक है, परफेक्ट है, आपने इजीली क्वेश्चन कर लिया है, राइट, ओके। बताइए बात समझ में आई? दोबारा सुनिए, एक बार और समझाता हूं कि सर मैंने है ना, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं आपको कि सर मैंने ना 100 रुपए की सेल करी, ठीक है, 10 रुपए की मेरी अदर को इनकम हुई, तो टोटल मेरे पास आए 110 रुपए। 110 रुपए में से 30 रुपए मैंने किसी बाहर वाले को दे दिए, क्यों, क्योंकि मैंने उससे माल लिया था या मैंने उससे सर्विस ली थी, तो मैंने 30 रुपए उसको दे दिए, तो मेरे पास यहाँ पे कितने बचे, 80 रुपए। अब ये 80 रुपए मेरे अकेले के नहीं है, ये इन 5 लोगों के हैं। तो मैंने जब देखा, अपना पूरा डिटेल स्टडी करी, तो मुझे पता चला कि एम्प्लॉइज के लिए मैंने 15 रुपए का पेमेंट किया था साल भर में, तो मैंने एम्प्लॉय के सामने लिख दिया 15 रुपए, ठीक है। गवर्नमेंट को मैंने 10 रुपए का टैक्स दिया, तो मैंने लिख दिया 10 रुपए। फिर पता चला सर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को हमने 20 रुपए दिए हैं पूरे साल में, तो हमने लिख दिए 20 रुपए। शेयर होल्डर को हमने 10 रुपए दिए, तो हमने लिख दिए 10 रुपए, राइट। तो सर टोटल कितना हो गया, 20, 30, 40, 50, 55। तो इसका मतलब एंटिटी के पास कितना बचा, 25, राइट। तो टोटल कितना हो गया, 80, राइट। तो ये बैलेंसिंग फिगर में भी आ सकता है। अगर कुछ बच रहा हो तो किसके पास रहेगा, आप सोचो, अगर सबको दे दिया और फिर कुछ बचेगा तो किसके पास बचेगा, वो एंटिटी के पास। तो एंटिटी का अमाउंट आप बैलेंसिंग फिगर में ही निकाल सकते हैं, और बैलेंसिंग फिगर जो होता है उसी को रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, समझ गए, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिटेन्ड अर्निंग। हो सकता है क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग नाम ना लिखा हो, पर अगर बैलेंसिंग फिगर कुछ बच रहा है तो वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। पर ये टोटल 80-80 बराबर हो जाना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से काम करना है। ओके ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में, उसका भी जवाब दे देते हैं, काफी देर से पूछ रहे हैं कि सर अदर ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या, तो बता देते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर फिर भी अदर ऑपरेटिंग इनकम, इसमें जो मेनली आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसमें मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला है तो वो अदर ऑपरेटिंग इनकम है, आप उसको ले लीजिए। दूसरा लिखा है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। मतलब कि सर ओपनिंग स्टॉक हमारा कम था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज्यादा है, इट मींस बताओ ओपनिंग स्टॉक हमारा कम था और
क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज्यादा है, इट मींस क्रेडिट आइटम ज्यादा हुआ है, तो वो भी हमारी इनकम का ही हिस्सा है। ठीक है, तीसरा देखिए, डिक्रीज इन स्टॉक, ये भी मिल सकता है। तो डिक्रीज इन स्टॉक लिखा हो तो आप उसको, और है तो ऑपरेटिंग आइटम ही, पर आप उसको ऊपर से लेस कर दीजिएगा। ठीक है, आप उसको क्या कर देंगे, ऊपर से लेस कर देंगे। तो ये कुछ आइटम आपको अगर मिलते हैं तो इसे आप नेट सेल्स में ऐड या लेस कर देंगे। ओके, बताइए, क्लियर है पॉइंट? यस। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाइए, तो आप सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर आपसे बोले कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी बनाइए और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट भी बनाइए, तो आप ये दोनों बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी बनाइए और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट भी बनाइए और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट कीजिए, तो फिर आपको एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप ये वाला स्टेटमेंट जो हमने इधर लिखा था ना छोटा सा, ये वाला, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको और बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। बोलिए, बात समझ में आती है? ये देखिए, तो मैंने एक जगह ही आपको सारा समझा दिया है कि इस पूरे चैप्टर में क्या आ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये लीजिए, ये पूरा वैल्यू एडेड का जितना भी होता है सब कुछ यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। ओके, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पहले डाउट पूछ लीजिए फिर आगे देखते हैं। नहीं है, चलें आगे। ओके, तो अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, तो वो और बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे सिर्फ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पूछा जाएगा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मान के चलिए 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो मान के चलिए कि ये 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और अगर आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट प्लस कुछ रेशियो, कई बार कुछ रेशियो भी पूछते हैं आपसे, राइट, अगर ये पूछा गया है तो मान के चलिए ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, अप्रोक्स 12 से 15 ले लो आप, 15 मार्क्स तक का होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। ओके, तो क्वेश्चन कर ले हम एक, चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने पूरा वॉल्यूम 2 मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो वॉल्यूम 2 में से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये जून 2010 में आया हुआ है और जून 2011 में भी आया हुआ है। देखिए 2 साल में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो 2010 में और 2011 में दोनों ईयर्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, राइट। 3 साल का डेटा इसमें पूछा गया है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको 1 साल का डेटा करवाता हूं और दूसरे और तीसरे साल का डेटा का कैलकुलेशन आपको करना है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हम हेडिंग लगा लेते हैं, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ऑफ
ट्रायल बैलेंस, ओ सॉरी, ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, ओके। देखो एक बार हमसे क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए कॉस्ट अकाउंटेंट एंड ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड विच इज ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। ठीक है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, उसका ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है और नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो। ओहो, रेशियो पूछे गए हमसे। कौन कौन से रेशियो पूछे हैं, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन। अब ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ए रेशियो ऑफ वैल्यू एडिशन, इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वैल्यू एडिशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा रेशियो पूछा है वैल्यू एडिशन टू द सेल्स, तो वैल्यू एडिशन तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ही चुके होंगे और सेल्स हमें दे रखी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक वैल्यू एडिशन और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम सबसे पहले वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो हमने वैल्यू एडिशन का हेडिंग भी लगा लिया है, आइए देख लेते हैं। और मैं चलो 2 साल का करवा दूं आपको, 1 साल का आप कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019, तो 2 इयर्स का हम ले लेते हैं। राइट, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, तो सर हमें सेल्स दे रखी है, तो ले ले, क्योंकि हमारा फॉर्मेट भी ये कहता है कि सेल्स लेनी है। यस, तो हम सेल्स ले लेते हैं सबसे पहले, तो 1745 एंड 1705, ये हमने सेल्स ले ली। अच्छा, यहां पे भी आप टिक लगाते जाइए, एग्जाम में तो अलाउ नहीं करते हैं क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मार्क लगाना, पर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा जरूर करें कि जिन जिन का ट्रीटमेंट आप कर चुके हैं उन पे मार्क लगाता जाइए, ताकि उससे क्या होगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, और गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी रुकिए, पहले देख लेते हैं क्या और कोई इनकम है हमारी, क्या कोई अदर इनकम है क्या। तो सेल्स हमें दे रखी है, खर्चे हमें दे रखे हैं, नहीं जी, अदर कोई भी इनकम हमारी नहीं है। राइट, तो बस इतना ही है सेल्स। तो एक बार टोटल कर दीजिए। ठीक है, टोटल कर देते हैं 1745 एंड 1705। नाउ आप लेस करेंगे यहां पे, और वो जो मैंने लिखवाया क्या, कॉस्ट ऑफ bought out मटेरियल एंड सर्विसेज, कि बाहर से जो आपने मटेरियल और सर्विसेज ली है उसकी कॉस्ट कम कर दीजिए। जी सर, कर लेते हैं। तो आइए ध्यान रखिएगा, उन 5 लोगों के जो आइटम है वो आपको लेस नहीं करने हैं। ठीक है, और उसके अलावा सारे लेस कर दीजिए। क्या क्या है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम इन 5 में से जो हमारे 5 बेनिफिशियरी है, क्या उनमें से किसी का हिस्सा होता है क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या उनमें से किसी को देना है हमें? आंसर इज नो, उनमें से किसी को नहीं देना है। जब उनमें से किसी को नहीं देना है तो यहां से लेस कर दो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना है जी रॉ मटेरियल कंज्यूम? ये मैं इंक और थोड़ी पतली करूं क्या, बताओ इतना क्लियर है या थोड़ा सा पतला कर दूं इंक को, अगर विजिबल नहीं है तो। चलो मैं एक काम करता हूं, रुको। ठीक है, ब्लैक इंक ले लेता हूं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ले लिया हमने, राइट। रॉ मटेरियल कंज्यूम है सर 1140 और यहां पे आ जाएगा 1060। लीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम का काम हो गया। नेक्स्ट लिखा है डायरेक्ट वेजेज। क्या डायरेक्ट वेजेज हमारे उन 5 बेनिफिशियरी में से कोई है? आंसर इज हाँ सर। किसके लिए? तो यहां पे आप लिख लीजिए टुवर्ड्स एम्प्लॉय, कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं ये तो एम्प्लॉय का वैल्यू एडिशन है, तो इसको हमें यहाँ पे लेस नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि उन 5 लोगों से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस आप यहाँ पे लेस नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर एंड फ्यूल।
क्या पावर एंड फ्यूल उन 5 में से किसी का है? नहीं सर, किसी का नहीं है, तो इनको लेस कर दीजिए। पावर एंड फ्यूल कितना है? 30, 27, तो 30 एंड 27। स्टोर एंड स्पेयर्स, ये भी सर किसी के हिस्से में नहीं आता, खर्चा है, तो इसको भी यहां पे आप लेस कर दीजिए 6 एंड 5, तो 6 एंड 5। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज टू द प्रोडक्शन कॉस्ट, बताइए जी, क्या डेप्रिसिएशन उन 5 में से किसी का हिस्सा है? आंसर इज यस, तो ये था सर टुवर्ड्स एंटिटी, तो ये तो एंटिटी के हिस्से में जाएगा, ये खर्चा नहीं है, ये एंटिटी के लिए वैल्यू एडिशन है, तो इसको हम लेस नहीं करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सर फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सैलरी एंड वेजेस दे रखी है, तो अगेन ये किसके लिए चला जाएगा? सैलरी एंड वेजेज, सर ये तो एम्प्लॉय का है ना, तो इसको हम जनरल खर्चे के रूप में लेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो उन 5 को छोड़ के जो खर्चा हुआ है सिर्फ वो लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डेप्रिसिएशन, अगेन तो डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसके लिए होता है? टुवर्ड्स एंटिटी। तीसरा लिखा है रेट्स एंड टैक्सेस, बताओ जी रेट्स एंड टैक्सेस का क्या किया जाए? तो सर रेट्स एंड टैक्सेस भी तो 5 में से ही किसी का है, किसका है? टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का होता है ना हिस्सा, तो यस, तो इसको भी हम जनरल खर्चे के जैसे लेस नहीं करेंगे, इसे हम गवर्नमेंट के हिस्से में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अदर ओवरहेड, सर अदर ओवरहेड किसी का नहीं है, तो यस अदर ओवरहेड को हम यहां से लेस कर देंगे, तो अदर ओवरहेड कितना है सर? 6 एंड 5, ओके। चलो मैं यहां पे भी टिक लगा देता हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमने क्या क्या लेस किया है, ठीक है। ओके आगे बढ़िए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे आ जाइए सर। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सबसे पहले लिखा है सैलरी एंड वेजेज, तो सर सैलरी एंड वेजेस तो अगेन टुवर्ड्स एम्प्लॉय हुआ ना, तो इसको हम जनरल एक्सपेंसेस के जैसे लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखा है रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये सर टुवर्ड्स गवर्नमेंट हुआ, तो इसको भी हम जनरल खर्चे के जैसे लेस नहीं करेंगे, तो बचा क्या? बचा वही अदर ओवरहेड, ठीक है। अदर ओवरहेड लेस कर देते हैं 162, 154, तो 162 एंड 154, बोलो क्लियर है? डन। नेक्स्ट आ जाइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में अगेन क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, देखते जाइए थोड़ा सा। सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस, तो ये तो चला जाएगा टुवर्ड्स एम्प्लॉय, तो इसके लिए हम इसको लेस नहीं करेंगे, ये एम्प्लॉय के हिस्से में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, क्या पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग उन 5 में से किसी का है? आंसर इज नो, तो लेस कर दो भाई, तो पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग कितना है? 6 एंड 6, 6 एंड 6, राइट। नेक्स्ट आ जाइए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है, टुवर्ड्स एंटिटी, एंटिटी का हिस्सा है, तो उसको भी हम लेस नहीं कर सकते। अदर ओवरहेड, बिल्कुल सर अदर ओवरहेड तो कर सकते हैं, तो अदर ओवरहेड लेस कर देते हैं 124 एंड 118, ठीक है। और आगे चल लेते हैं सर इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं लिखा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो ये आपको अब नोट करना है ना, हर चीज वहां पे नहीं लिखा सकते ना, क्वेश्चन के साथ साथ है, तो ये आपको नोट करना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट को आप क्या लेंगे? हमेशा लॉन्ग टर्म लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है, तो अगर ऐसा लिखा होता इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, तो फिर आप उसको रेवेन्यू ले लेते हैं, राइट, और उसको सीधे खर्चे के रूप में लेस कर देते हैं, तो ये प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के हिस्से में जाएगा। नेक्स्ट लिखा है बोनस एंड ग्रेच्युटी, तो बोनस एंड ग्रेच्युटी किसके हिस्से में जाएगा? एम्प्लॉय के हिस्से में जाएगा, टुवर्ड्स एम्प्लॉय। आगे लिखा है ग्रॉस करंट एसेट, उसका तो कुछ नहीं करना, ये तो कोई खर्चा भी नहीं है ना, और करंट लायबिलिटी, ये भी कोई खर्चा नहीं है, तो इन दोनों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस हो गया ये तो। अरे भाई बहुत जल्दी हुआ।
ये तो हो भी गया। तो बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू एडिशन। करके देख लीजिए एक बार फटाफट कितना आ रहा है वैल्यू एडिशन, फटाफट करिए और बताइए। ओके, कितना आ रहा है टोटल? 271 पहले का, दूसरे का, मतलब 2020 का, ठीक है। तो 2020 का बता रहे हैं 271 और 2019 का 330। तो लीजिए ये आपका आ गया वैल्यू एडिशन, 271 फॉर 2020 और 330 फॉर 31 मार्च 2019। बताओ टफ था, इजी था, कैसा था? पहले तो ये बताइए। वैल्यू एडिशन निकालना इजी था? ओके। अब क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और बनवा देता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जैसे ही आप बना लेंगे ना, तो आपकी ये क्लियरिटी हो जाएगी कि वैल्यू एडिट को या वैल्यू एडिशन को कैसे उन सब में बांटना है, ठीक है। तो मैं यही बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले हमने दिया टुवर्ड्स एम्प्लॉय। तो बताइए जी, एम्प्लॉय के लिए आपने क्या क्या पेमेंट किए? अब देखिएगा, मैं एक चीज यहां पे और बताता हूं आपको, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का हो, जैसे मान लीजिए 12 मार्क्स से 16 मार्क्स का हो, तो आपने एम्प्लॉय को जो जो दिया वो सारे आइटम अलग अलग करके लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग में डायरेक्ट वेजेस दी, तो वो अलग अलग लिखिए। बट अगर आपके पास ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का, ये कम नंबर का है, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 31/3/20 और 31/3/19। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहां पे सीधी फिगर लिख दीजिए। कैसे फिगर लिखनी है आइए देखते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस में 35 एंड 32, तो यहां पे हम लिख देते हैं 35 और यहां पे लिख देते हैं 32। ओके, हो गया। आगे चलिए, सिर्फ एम्प्लॉय का उठाना है फिलहाल। सैलरी एंड वेजेज, तो 5 एंड 4, तो यहां पे कर दीजिए +5 एंड +4। ठीक है, मैंने यहां पे नीचे कर दिया है। फिर आगे चलिए दोबारा से, सैलरी एंड वेजेज ये रहा 10 एंड 9, तो +10 +9। ठीक है, और आगे चलिए फिर से सैलरी एंड वेजेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है 7 एंड 6, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। और नीचे चल लेते हैं सर, तो एक और आइटम बच रहा है लास्ट, बोनस एंड ग्रेचुटी 12 और 10, तो ये 12 और ये 10। बस, तो इस तरीके से लिख दीजिए। अगर ज़्यादा नंबर हमें नहीं देंगे तो हम टाइम कितना लगाएंगे, टाइम इंपॉर्टेंट है ना, तो इस तरीके से लिख दीजिए। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो 2020 की फिगर आती है, देखो 35 + 5 + 10 + 7 + 1 2, तो ये आ जाती है 69। ठीक है, जबकि 19 की जो फिगर है वो आ जाती है 32 + 4 + 9 + 6 + 10, तो 61 आ जाती है। तो इस तरीके से वैल्यू टुवर्ड्स एम्प्लॉय 31 मार्च 2020 को 69 और 31 मार्च 2019 को 61। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो बताइए जी, गवर्नमेंट के लिए आपने क्या कमाया? अगेन ले लीजिए 31/3/2020 और 31/3/2019। ठीक है, आइए जी ऊपर से चलते हैं गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट सबसे पहले हम रेट्स एंड टैक्सेस लेते हैं यहां से, तो 1 एंड 1, तो हमने यहां पे लिख दिया 1 और यहां पे लिख दिया 1। अगेन फिर से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में फिर से रेट्स एंड टैक्सेस है 2 + 2, तो यहां पे भी 2 और 2 लिख दिया। फिर और आगे चलते हैं, तो सर कोई टैक्स वगैरह और कुछ भी नहीं है, तो बस इतना ही है, तो यहां पे भी हम लिख देंगे 3 और यहां पे भी हम लिख देंगे 3। तो वैल्यू टुवर्ड्स गवर्नमेंट दोनों ही साल में कितनी है?
33। नेक्स्ट थर्ड पार्टी कौन थी हमारी सर? तो टुवर्ड्स प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, जिन्होंने हमें लोन दिया। तो सर जो टुवर्ड प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है उनके लिए हमने क्या अर्न किया? तो उनके लिए सर हमने अर्न किया इंटरेस्ट। तो 85 एंड 74, अब ये सीधे लिख देता हूं मैं 85 एंड 74 क्योंकि सिंगल आइटम है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ जो हमारे बेनिफिशियरी थे शेयर होल्डर्स। क्या क्वेश्चन में हमें कोई डिविडेंड की जानकारी है? क्योंकि शेयर होल्डर के लिए तो हम एक ही चीज कमाते हैं और वो क्या होता है? डिविडेंड। पर क्वेश्चन में किसी भी डिविडेंड की कोई जानकारी है ही नहीं, इसका मतलब शेयर होल्डर को कुछ मिला ही नहीं है। तो लास्ट ले लीजिए आप, टुवर्ड्स एंटिटी। तो एंटिटी के लिए हमने क्या क्या वैल्यू एडिशन किया उसकी बात कर लेते हैं। तो 31 मार्च 20 और 31 मार्च 19 का प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अगेन ऊपर से मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन 16 एंड 15, तो मैं लिख दूं यहां पे 16 एंड 15, राइट। आगे देखो भाई, कुछ नहीं डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन देखिए 2, तो हम यहां पे दे देते हैं +2, राइट। तो नीचे लिखते जाइए ना तुरंत, ताकि गलती नहीं होगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कोई डेप्रिसिएशन है नहीं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाइए, तो यस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डेप्रिसिएशन दिख जाएगा 1 और 1, तो यहां पे कर देते हैं +1, ठीक है, दैट्स इट। तो 16, 18, 19, तो यहां पे आ जाएगा 19 और यहां पे आ जाएगा 18, लीजिए। तो ये सारा हमने वैल्यू एडिशन जो भी था उसको बांट दिया है, राइट। तो वैल्यू एडिशन को हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखिए कोई आइटम रह रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो कि हमारे कंसिडरेशन में आने से रह गया हो। बताइए क्या ऐसा कोई आइटम दिख रहा है जो हमारे कंसिडरेशन में आने से रह गया हो? आंसर इज नो। तो अगर नहीं है तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो यह आ जाएगा 271 और यह आ जाएगा 330, राइट। अगर इसमें कोई बैलेंस बच रहा है तो वो आप एंटिटी में जोड़ देंगे एज ए रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में 69 + 3 + 85 + 19 176 - 271, तो यस 95 बच रहा है, तो मैं उस 95 को यहां पे ऐड ऑन कर रहा हूं, किसमें? रिटेन्ड अर्निंग में। ऐसे ही दूसरी तरफ देख लेते हैं। तो दूसरी तरफ आ जाता है सर हमारे पास 61 + 3 + 74 + 18, ठीक है, -330, तो 174 बच रहा है, तो 174 को भी मैं यहां पे ले रहा हूं। ओके, तो ये वाला टोटल हम चेंज कर देंगे, तो फिर हमारा फाइनल टोटल मैच हो जाना चाहिए। 16 + 2 + 1 + 95 114, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 + 2 + 1 + 74, तो 192। अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका टोटल मैच हो जाना चाहिए। यस करेक्ट। तो ये बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, राइट। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। आंसर में देखो आप ये मैच कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन का आंसर मैंने दे रखा है, तो 271 और 330 मैच हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट मैच करने को आपको नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, राइट। तो बता दीजिए यहां तक कोई डाउट है तो एक बार बोल दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये जो थर्ड ईयर है 2018, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करके जो रेशियोज हमसे पूछे गए थे वो भी कैलकुलेट करेंगे। तब जाके आपको पूरा डिफरेंस समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और वैल्यू एडिशन में क्या डिफरेंस है। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।